नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग से लेकर के और निषेचन के बाद अंतरोपण यहाँ तक भ्रूण का जो रोपण होता है वहाँ तक अध्ययन करेंगे चित्रों की सहायता से बहुत आसान शब्दों में। तो पहले देखिए, ये ओव्यूलेशन के पश्चात कोई परिपक्व एग है। क्या है? परिपक्व एग है। और इस परिपक्व एग में ये बाहर की जो लेयर है इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। और इसके अंदर ये पारदर्शी लेयर जो होती है, इस पारदर्शी लेयर को हम क्या कहते हैं? इस पारदर्शी लेयर को हम कहते हैं जोना पेलिसिडा। इसको क्या कहते हैं? पारदर्शी लेयर को जोना पेलिसिडा। ये जो पारदर्शी लेयर है ये है जोना पेलिसिडा। कौन सी है? जोना पेलिसिडा। ये जोना पेलिसिडा लेयर है। और इसके बाद अंदर ये है केंद्रक ओवम का, या जो परिपक्व अंडाणु होता है, मोचित अंडाणु, उसका ये केंद्रक है। और बीच का भाग ये पीतक कहलाता है। अब ये परिपक्व अंडक जो मोचित होता है अंडाणु, तो ये कहाँ जाता है? ये तुम्बिका क्षेत्र में चला जाता है। किधर जाएगा ये? तुम्बिका क्षेत्र में। अंडाणु जो मोचित हुआ है वो मोचित होकर के इस तुम्बिका क्षेत्र में आया। यहाँ पर ये ए अवस्था दिख रही, इस ए अवस्था में हमें जहाँ पर दिख रही है ये ए अवस्था, तो यहाँ पर आया तुम्बिका क्षेत्र में। और तुम्बिका क्षेत्र से थोड़ा आगे बढ़ करके जो बी प्रावस्था दिख रही है, ये वाली प्रावस्था, इस्थमस और इस तुम्बिका दोनों क्षेत्रों का जहाँ पर जॉइंट होता है, उस जगह पर इसे मेल के द्वारा छोड़े गए शुक्राणु वो इसे घेरते हैं। और इस बी प्रावस्था में शुक्राणुओं ने आकर के इसको घेर लिया। अब शुक्राणुओं में जो शुक्राणु का ये ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग शुक्राणु का हेड में शुक्राणु के जो भाग होता है, इसको हम कहते क्या हैं? अग्रपिंडक। इसे क्या कहते हैं? अग्रपिंडक। अग्रपिंडक। इस अग्रपिंडक में जो स्राव होता है, वो स्राव इसको जो है और मजबूत करता है। इसके अंदर जाने के बाद एक शुक्राणु इसमें चला जाता है और इस लेयर को मजबूत करता है एंटी फर्टिलाइजेशन हार्मोन्स के द्वारा। इसमें एंटी फर्टिलाइजेशन हार्मोन्स होता है ताकि दूसरा शुक्राणु इसके अंदर ना जा सके। इसका मतलब है कि एक केंद्रक को यानी एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु फ्यूज करता है। और यहाँ से फ्यूज करने के बाद ये प्रावस्था हो जाती है 2n। क्या हो जाती है? 2n। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या इसमें हो जाएगी 46। इसके बाद में अगली प्रावस्था जो आती है हमारी, सी प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था में क्या होता है? जब पहले तो हम निषेचन पढ़ चुके हैं, तो निषेचन के बाद में जो स्थिति आई है उसमें 24 घंटे के बाद इसमें विदलन शुरू हो जाता है। यानी विदलन शुरू हो जाता है, कोशिकाएं डिवाइड होने लगती हैं। तो 1 से 2, ये 2 कोश की प्रावस्था हुई। और इसके ठीक बाद डी प्रावस्था, ये 4 कोशीय प्रावस्था होती है। और अभी ये विदलनी चल रहा है। 2 कोशिकाएं हुई, 2 से 4 कोश की हुई, और 4 कोश की ये 8 कोशीय प्रावस्था हुई। और 8 कोश की प्रावस्था के बाद फिर ये यह पोजीशन में 16 कोश की प्रावस्था हुई। इस 16 कोश की प्रावस्था को हम मोरुला कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रावस्था को हम मोरुला कहते हैं। और ये विदलन होता क्या है? विदलन जाइगोट निषेचन के 24 घंटे के बाद विदलन शुरू होता है। और विदलन में कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन कोशिकाओं की संख्या के साथ साथ इनका आकार नहीं बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद में जब ये 16 कोश की अवस्था हुई तो ये क्या हो गया? मोरुला प्रावस्था कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए इसको। 16 कोश की अवस्था क्या कहलाएगी? मोरुला प्रावस्था कहलाएगी। इसके बाद में अगली प्रावस्था
मोरुला प्रावस्था के बाद में विभाजन तो लगातार जारी रहता है, कोरक पुटी बन जाता है। इसमें क्या होता है, एक गुहा बन जाती है, ये इस गुहा को हम कहते हैं ब्लास्टोसील गुहा। और जो कोरक पुटी होते हैं वो किनारों पर व्यवस्थित हो जाते हैं, ये इस तरीके से किनारों पर व्यवस्थित हो गए। जब इसमें इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ब्लास्टुला भवन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टुला भवन कहेंगे। और ब्लास्टुला भवन में जो ये 16 संतति कोशिकाएं आपने देखी थी, 16 संतति कोशिकाएं जिस मोरुला अवस्था में जो बनी थी, वो 16 कोशिकाएं, उनको हम ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरक खंड, या फिर इसको हम ब्लास्टोमियर्स भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, हम इंग्लिश में इसे हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब यह तूतक लगातार विभाजित होते रहते हैं, और जैसे जैसे गर्भाशय की ओर ये बढ़ता चला जा रहा है, गर्भाशय की ओर कैसे बढ़ता है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। इसकी अगली प्रावस्था जो ये गर्भाशय की ओर बढ़ रहा है, ये गर्भाशय रहा। अब ये यप प्रावस्था तक हम आ चुके थे, यप के बाद में जी प्रावस्था तक। कौन सी प्रावस्था तक, जी प्रावस्था तक। यहाँ से ये लगातार जो प्रावस्थाएं हमने दिखाई, वो प्रावस्थाएं इसके अंदर बनी हुई हैं। अब ये प्रावस्था जो है, ये वाली प्रावस्था, ये प्रावस्था यहाँ पर है, ये जी प्रावस्था। अब इस प्रावस्था में जो पोष कोरक हैं, जिनको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, वो व्यवस्थित हो जाते हैं। कहाँ पर, किनारे किनारे ऐसे बाहर की तरफ। ये इसमें बाहर ये छोटा चित्र है, इसमें नहीं दिख रहा, ये वाला चित्र सेम वही चित्र है। दोनों चित्र जो हैं वो एक ही हैं, देख लीजिए। जो ये वाला चित्र है वही चित्र ये वाला है, जो यहाँ पे दिखा हमने, ये गोले के अंदर। तो इस तरीके से जो सेम यहाँ पर कलर है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, हम आपको कलर चेंज करके दिखा रहे हैं। कलर चेंज करके देखिए, तो अब देखिए ये वाली प्रावस्था जो है वही ये वाली प्रावस्था है। अब इस प्रावस्था में ये कोरक पुटी जो है, कोरक खंड जो हैं, वो किनारों पर व्यवस्थित हो गए, और पोष कोरक के भीतरी सतह से ये जुड़े रहते हैं, जहाँ पर इन्हें क्या होता है, पोषण मिलता है। और धीरे धीरे गर्भाशय के अंतः स्तर में संलग्न हो जाते हैं। ये व्यवस्था हुई भ्रूण रोपण। अंतः स्तर में संलग्न हो जाते हैं, और संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और कोरक पुटी को आवृत्ति यानी ढक लेती हैं चारों तरफ से। क्या कर लेती हैं, आवृत कर लेती हैं, ढक लेती हैं। इसके बाद ये जो है अवस्था क्या कहलाती है, भ्रूण का अंतरोपण। ये अवस्था यहाँ पर पूर्ण हो गई। इस तरीके से पूरा अध्ययन हमने किया, अंड से लेकर के ओवम जो ओविलेशन होता है वहाँ से लेकर के भ्रूण रोपण तक की पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी। एक बार फिर देख लीजिए कि ये जो प्रक्रिया है, यहाँ पर जो अंड मोचित हुआ, और मोचित होने के बाद ये कहाँ पहुँचा, इस अवस्था में। यहाँ जो फिम्ब्री और झालर होती है, इससे इसको लेकर के ए अवस्था में पहुँचा, यह परिपक्व अंड है। बी अवस्था में ये स्थमस और ये एम्पुला, दोनों का ये जॉइंट जो होता है, यहाँ पर जो है इनका निषेचन होता है। इधर से जो नर के द्वारा शुक्राणु दिए जाते हैं, वो इसको घेर लेते हैं चारों तरफ से। घेरने के बाद इनमें एक ही शुक्राणु अंदर भेजता है, और वो इसकी लेयर को मजबूत करता है। इसके बाद में धीरे धीरे इसकी जो पारदर्शी लेयर होती है, जोना पेलुसिडा लेयर, वो विलुप्त होती चली जाती है। और 24 घंटे के बाद इसमें क्या बन जाता है, विदलन शुरू हो जाता है। विदलन में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, और इस तरीके जब ये स्थिति आ जाती है 16 कोष की, तो इसको हम कोरक क्या कहते हैं, मोरुला अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, मोरुला अवस्था कहलाती है। मोरुला अवस्था के बाद में धीरे धीरे इसमें विभाजन लगातार जारी रहते हैं, और ये कोशिकाएं किनारों पर व्यवस्थित हो जाती हैं। ये अवस्था, बीच में ये गुहा बन जाती है, ये अवस्था ब्लास्टुला अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, ये ध्यान रखिए। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। जब 16 कोष की अवस्था होगी तो मोरुला अवस्था कहलाएगी, और ये इसके बाद वाली अवस्था ये ब्लास्टुला अवस्था कहलाएगी। इसमें ये कोरक जो है किनारे किनारे पर व्यवस्थित हो जाता है, एक गुहा जैसी बन जाती है। ऐसी स्थिति में ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, और इसके बाद में ये गर्भाशय की दीवार चिपक जाता है, उसमें अंतारोपण हो जाता है। इसी को हम कहते हैं भ्रूण का अंतारोपण।
ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी किसी अगले वीडियो में।